तो अब हमारे बीच में विष्णु शंकर जैन जी है, मैं जिनको भगवानों के वकील कहता हूं, ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। आइए। तो बिल्कुल वकील नहीं और बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि सत्य और हिंदू सनातन के सेनानी हम उनको मानते हैं, और विष्णु जी हमारे बीच हैं। जय श्री राम। तो अभी शुरुआत करते हैं। विष्णु जी हमारे साथ है और मोदी सरकार के 11 वर्ष इस कॉन्क्लेव में हमने मंत्री और नेता के सिवा अगर किसी को बुलाया तो उसमें विष्णु जी हैं। और इस मंच से आशा करते हैं कि भारत के कानून मंत्री एक दिन विष्णु जी बनेंगे और इस देश के कानून को चेंज कर देंगे। और सुदर्शन के मंच से जो बोला जाता है वो सच होता है। तो 11 वर्ष को मोदी सरकार के आप कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने वो दौर देखा है जहां पे निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई गई हैं। हम लोगों ने वो दौर देखा है कि जब सनातन का जितना दमन किया जा सकता है और जितने काले कानून बनाए गए हैं वो ऐसे दौर में बनाए गए हैं जो आज हम लोग देख पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया कि राम मंदिर के बाद किसी और जगह की कोई लड़ाई या कोई मुकदमा ना चल सके। वक्फ एक्ट 1995 लाया गया जो टोटल एक ब्लैक लॉ है, काला कानून है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, ये जितने मतलब इसकी एक बहुत लंबी अनगिनत एक हिंदू समाज को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने की एक जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला हम लोगों ने 2014 तक देखी। और मैं ऐसा मानता हूं 2014 से बाद हम लोग का जो स्व है, हम लोग का जो आत्मचिंतन है, हम लोग का जो स्वाभिमान है, वो जागृत हुआ। और सबसे बड़ी कट ऑफ डेट है 22 जनवरी 2024 की, जब हमारे प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से स्थापित हुआ। क्योंकि हम लोगों ने वो दौर देखा जब हमसे सवाल पूछा जाता था और अलग अलग अलंकारों से अलग अलग जितने एक भद्दे शब्द होते हैं वो प्रयोग किए जाते थे। राइट विंग फ्रिंज, आपने भी देखा है, राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था। हाँ। अब वो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और अब हम लोगों को राइट विंग इंटेलेक्चुअल बोला जाने लग गया है। पहले हम लोग को फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कभी जगह नहीं देती थी, बात नहीं करती थी और कहा जाता था इस तरह की बातें अलाउड नहीं है। तो बहुत बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। और अब ये बात लोग सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि हाँ भाई, वक्फ एक्ट असंवैधानिक है, इस पे बात होनी चाहिए, काशी मथुरा मुक्त होने चाहिए, अलग अलग मंदिर जो इस समय इस्लामी आक्रमण और अधिकरण में है वो मुक्त होने चाहिए, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, जितनी चीजें आज हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार और अलग अलग राज्यों में एक राष्ट्रवादी सरकार है, जिसकी वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग ने वो दौर देखा है कि अगर आपने बोला तो एफआईआर कर दी गई। अभी आपको मैं पत्रकारों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ऊपर कर्नाटक सरकार ने एफआईआर कर दी और वहां से कर्नाटक से पुलिस आ गई उनको पकड़ने के लिए दिल्ली। ये दौर अभी भी चल रहा है। तो इससे बहुत भयानक रूप जितने राष्ट्रभक्त उन्होंने देखा। बिल्कुल। इस न्यायिक व्यवस्था के बारे में पहले आंदोलन चले, व्यवस्था सुधार की बातें हुई, अब मोदी सरकार से भी न्यायिक सुधारों की अपेक्षा है लोगों को। वो क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, हम लोग हमेशा बात करते हैं यहां पे तो 3 टायर सिस्टम चल रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने सरकार चुन ली तो अब सरकार हर एक चीज करेगी, पर एक चीज हम सारे सनातनी समाज के लोग और इस देश के जो नागरिक हैं वो भूल जाते हैं कि एक पैरेलल पावर चल रही है जुडिशरी की इस देश में। क्योंकि आपने जो न्याय तंत्र है, जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है, अगर आप शाश्वत नियम देखें तो हमेशा जस्टिस डिलीवरी का काम तो राजा करता था, पर अब जो हम लोगों ने मैकुले का और ब्रिटिश कंसेप्ट फॉलो किया, अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आपने जुडिशरी को दे दी। तो जो सबसे बड़ा चेंज जो आपका सवाल है, उसमें सबसे बड़ा चेंज की जो जरूरत है वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि अगर कोई न्यायाधीश अपनी ओथ को, अपनी शपथ को वायलेट करता है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए। आज हमने आपने देखा कि वो दौर चल रहा है जहां पे ओपनली एक सिटिंग जज के घर पे कैश पाया जा रहा है। 3 चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी है पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर कल्पना करिए जब वो जज
थे दिल्ली में, दिल्ली हाईकोर्ट में, और जब वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कर रहे थे, कितने लोगों के साथ अन्याय किया होगा। बिल्कुल, कितने बल्कि उनका रिव्यू होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है। दूसरा सबसे बड़ा लैक्यूना है कि बहुत सारे लोग इस जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर जुडिशरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको समान दर्जा हायर कोर्ट्स में, हायर जुडिशरी में नहीं दिया जाता है। तो अगर आप जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कोलिजियम सिस्टम, इन सब पे एक सार्थक डिबेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, पर इस पे एक सार्थक डिबेट की मांग करें, डिबेट होनी चाहिए और उसको रिव्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के विषय, मेरा स्पष्ट रूप से मत है उसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि 370 हो, राफेल हो तो भी सरकार उसमें आ टर्किश जाते, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो, हाँ, उसको अगर कैंसिल किया गया तो उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सरकार को कुछ ऐसे मुद्दे और कैंसिल करने का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था, मतलब जो होम मिनिस्ट्री का प्रिविलेज है कि अगर किसी को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, कम से कम उसमें कोई जुडिशियल चिंतन मंथन या रिव्यू की जरूरत नहीं है। बाकी मुद्दे बिल्कुल आ सकते हैं। और ऐसा मैंने जब अभी बहुत से लोगों से चर्चा करा तो उन्होंने कहा विष्णु जी आप ये कैसे कह रहे हैं, तो मैंने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन में एटॉमिक एनर्जी, अलग अलग विषय अलग किए गए जिसमें कहा गया कि वहां पे आरटीआई लागू नहीं होगा। हाँ। तो उसी तरह से जो ऐसे विषय हैं जो एटॉमिक एनर्जी, राफेल, देश की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कंसर्न विषय, वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो जुडिशरी में आज विलंब हो रहा है, जस्टिस विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर न्याय मिले, इसका मैं बहुत ज्यादा मांग करता हूं और सारे केसेस पेंडिंग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं सुरेश जी कि ये केसेस बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए अगर एक पूरा प्लान बनाया जाए, प्रोजेक्ट बनाया जाए तो ये केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुडिशरी में जिस तरह से आज पारदर्शिता की कमी है वो बहुत बड़ा कारण है। सारे कोर्ट्स का मेरा ये मांग है, सारे कोर्ट्स का आपको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। लोअर कोर्ट में अगर आप चले जाएंगे, कोर्ट कब बैठ रही है, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, कोई उसका ब्यौरा नहीं है। कभी 11 बजे बैठ रही है, कभी 12 बजे बैठ रही है, कभी नहीं बैठ रही है। तो उसका एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा लोअर कोर्ट में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोअर जुडिशरी हम लोग की ताकत है। हम लोग सब सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे काम है जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से जिनका कन्विक्शन हो गया, अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मैं तो आपको केस बता रहा हूं सौदान सिंह का, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत दयनीय स्थिति है और इनको आप अगर 10 साल से आपने इनकी क्रिमिनल अपील नहीं सुनी है तो इनको आप बेल दीजिए। तो यह स्थिति चल रही, क्रिमिनल अपील की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे हजारों मुद्दे हैं जुडिशरी में जिससे आम जनमानस भारी मात्रा में प्रभावित है। पर हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक स्क्रीन लगा दी और उसमें ब्यौरा दे दिया कि इतने इतने मुकदमे पेंडिंग है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हमने ये ब्यौरा तो दिया ही नहीं कि केसेस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और मैं एक मांग और करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि हर एक कोर्ट में लॉ मिनिस्ट्री का ऑब्जर्वर बैठना चाहिए और डे टू डे रिपोर्ट होनी चाहिए कि कितने केस लगे, कितने केस की सुनवाई हुई और किस केस में क्या गड़बड़ी हुई। ये सारी रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को जानी चाहिए। और आजकल तो एआई के माध्यम से ये बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। अगर आप उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। साथ ही साथ जो सरकारी वकील होते हैं उनकी जो नियुक्ति है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इन सब में भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितने इस देश में जुडिशरी में केसेस पेंडिंग हैं वो सब अगर सरकार और जुडिशरी एक मत हो जाए, एक एक्शन प्लान बना ले तो सब सॉल्व किए जा सकते हैं। सर्विस मैटर में आप जान के हैरान हो जाएंगे, मैं तो एकदम ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाईकोर्ट में अगर 100% मुकदमे हैं तो 50% मुकदमे सर्विस मैटर के हैं। हाँ। मेरा प्रमोशन, रोटा कोटा, मेरा टर्मिनेशन और सस्पेंशन, इसके मुकदमे भरे पड़े हैं सर्विस मैटर के। नहीं, इतना ही नहीं, 2 मंत्रालयों या एक ही मंत्रालय के 2 विभागों के बीच भी कैसे चल रहे हैं। और इतने रूल है कि कोई उसको समझ ही नहीं सकता है। हर डिपार्टमेंट का अलग सर्विस रूल है। तो जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इससे? जुडिशियल रिफॉर्म, भारत के न्याय व्यवस्था का रिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब तो ये हुई कानून की बात। अभी जिस विषय के लिए आप जाने जाते उस पर आते हैं। अभी भी शाहनवाज हुसैन यहां आए थे और उन्होंने कहा कि
मुसलमानों ने गलती की कि जो हिंदुओं के मंदिर है उनको वापस नहीं दिए। अभी भी अवसर है, दे देना चाहिए, लेकिन उनके कहने से वो लोग देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये हमारे इतने मंदिर है, वापस आने की क्या लड़ाई अभी चल रही है? एक एक करके थोड़ा आप अगर उनके ऊपर बताएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आप, क्योंकि आपका चैनल हमेशा क्रांति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सही बात है वो मैं इस मंच से कहूंगा। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, और मैं जितनी बात बोल रहा हूं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 12 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक कुछ दिन पहले, अहमदी फाउंडेशन में एक लेक्चर दिया, एक भाषण दिया, और अहमदी फाउंडेशन में वही एडवोकेट्स बैठे थे जो ज्ञानव्यापी में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और अलग अलग मुकदमों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो वो रिटायर्ड जज साहब आए और उन्होंने कहा कि ये मुकदमे चल कैसे सकते हैं, ये मुकदमे चलने ही नहीं चाहिए, और राम मंदिर में गलत, टोटल गलत व्याख्या, वो एक अलग विषय, मैं उसमें 5 मिनट में बताऊंगा कि कितनी गलत व्याख्या की। अपना उन्होंने भाषण दिया, और उसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में अचानक 3 जज की बेंच बैठी और 12 दिसंबर 2024 को कह दिया कि ये जितने मुकदमे रिक्लेमेशन के चल रहे हैं अपने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए, इन सब पे हम रोक लगाते हैं और इस पे कोई भी एक इफेक्टिव ऑर्डर पास ना किया जाए। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने कहा कि साहब कितने लोग ऐसे हैं इन मुकदमे के जो तो पार्टी भी नहीं है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, सही है, पहले इसको तो डिसाइड किया जाए, इसको एक पक्ष में कैसे देख के आप इसको स्टे कर सकते हैं। बहरहाल वो स्टे कर दिया गया, और उसकी कारण यह है क्योंकि अभी मुझे यहां पे एक संत पूछ रहे थे कि ज्ञानव्यापी का मुकदमा ढीला पड़ गया। तो ढीला इसलिए पड़ा है, वीक इसलिए, वीक नहीं हुआ है मुकदमा, उसमें गति में प्रक्रिया स्लो हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 12 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में, ज्ञानव्यापी के केस में, भोजशाला के केस में, जो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि में आता भी नहीं है, वो भी जाते जाते उससे कनेक्ट कर दिया गया, 1991 के एक्ट से कनेक्ट कर दिया गया उस केस से। तो सारे मुकदमों में 1991 के एक्ट के आर्गुमेंट की वजह से आज डिले चल रहा है। जबकि सच यह है कि हमने न्यायालय में, दो न्यायालयों में, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रूफ किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में बाधा बनता भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को तय करने की आजादी देता है। वो ओरल ऑब्जर्वेशन था, दुखद बात यह है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं था। पर रिटर्न ऑर्डर दो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के हैं, लोअर कोर्ट्स के हैं, पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज ज्ञानव्यापी का केस, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस, भोजशाला का केस, टीले वाली मस्जिद का केस, कुतुब मीनार का केस, ताजमहल का केस, और भी जो आगे आने वाले केसेस हैं, वो इसी वजह से फंसे हुए हैं। और इनफैक्ट निर्णय यह भी दिया गया 12 दिसंबर को कि अगर कोई नया मुकदमा फाइल किया जाए तो वो दर्ज हो, वो मतलब फाइल हो पर दर्ज नहीं हो सकता है, मतलब आगे भी नहीं बढ़ सकता। अजीब बात है। हाँ, तो इसके खिलाफ हमारा विरोध है। हम न्यायालयीन प्रक्रिया फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन देंगे और मांग करेंगे कि समस्त समाज को जो इनका सबसे बड़ा हक है संवैधानिक, अब ये देखिए हम सारे लोग सड़क पे तो आ नहीं सकते, कानून को मानने वाले लोग हैं, अगर आप कानून के रास्ते बंद कर देंगे तब क्या किया जाएगा। आज हम ये कह रहे हैं, नहीं, जब कानून का रास्ता बंद होता है तो अयोध्या जैसा रास्ता शुरू होता है। ये भी न्यायपालिका ध्यान रखे। फिर आज मेरे शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा था, हाथ धोया जा रहा था, पैर धोया जा रहा था ज्ञानव्यापी में, और हम लोगों ने कहा कि ये शिवलिंग है, फाउंटेन नहीं है, इसकी एएसआई जांच की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई जांच का ऑर्डर दिया। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में रोक लगा दी। अरे भाई, अगर वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है, तो उसकी जांच हो, और अगर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन ने गलत बोला है, देश को गुमराह किया, तो सामने आएगा। नूपुर शर्मा ने गलत बोला है तो सामने आएगा। पर उस शिवलिंग की जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप? क्योंकि सवाल यह है कि जिस दिन साबित हो जाएगा कि वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, वहां पे तुरंत पूजा शुरू हो जाएगी। इसको रोकने के लिए वो आपने एएसआई सर्वे पे रोक लगा दी, और जो लोग ने फर्जी थ्योरी बताई है कि ये फाउंटेन है, वो फर्जी थ्योरी साबित हो जाएगी। तो ये मेरा विरोध है। आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में मैं दावे से कह रहा हूं, जहां पे हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य ने जन्म लिया, वो कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा। उसके सर्वे का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, पर उस पे जो शाहीदगाह मस्जिद है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई, उस पर रोक लगा दी गई। तो सच को सामने ना लाया जाए, ये इसकी पूरी कवायद चल रही है, और इसके लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, अलग अलग नैरेटिव जो आप रोज सुन रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मुसलमान समाज के पास ये स्थान उनके है, इसका दिखाने का कोई सबूत नहीं है, टाइम पास किया जा रहा है।
अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत दयनीय स्थिति है बनारस में, काशी में, बिंदु माधव, कृतिवासेश्वर, लाट भैरव, ये 3 ऐसी जगह है, और स्पेसिफिकली 2 जगह बता रहा हूं, लाट भैरव, बिंदु माधव, लाट भैरव, कृतिवासेश्वर, जहां पे शिवलिंग है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वहां पे हालत यह है कि उस शिवलिंग के ऊपर छत डालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मतलब अभी भी हजारों साल से प्राचीन मंदिर है। हम लोग काशी को, ज्ञानव्यापी को समझते हैं कि सिर्फ आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग, इसके साथ 2 और बहुत ही प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, लाट भैरव और बिंदु माधव। वहां पे छत डालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लाट भैरव में इतना भव्य शिवलिंग है, जब 1800 में दंगा हुआ था तो शिवलिंग को काट दिया गया, अभी भी इतना बड़ा शिवलिंग है, पर उसके ऊपर छत नहीं है, मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है। यहां पे तो विरोध ही नहीं है, आपकी मस्जिद बगल में, वहां पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, पर इस तरह का आलम है कि आप मुझे वहां पे मंदिर नहीं बनाने दे रहे हैं। कृतिवासेश्वर में शिवलिंग पड़ा हुआ है ओपन में, अति प्राचीन, पर आप वहां पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की हालत चल रही है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग उस समाज से आते हैं, उस दुख दर्द को देखा है कि जब हमारे प्रभु श्री राम एक त्रिपाल में रहते थे तो सारे लोगों की आंखों से आंसू निकलते थे कि आज हम लोग इतने अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, पर जो हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर हैं, त्रिपाल में हैं, और सारे सनातन समाज ने संकल्प लिया, जो संकल्प 22 जनवरी को पूर्ण हुआ। पर आज हमें चुप बैठने की जरूरत नहीं है, दोबारा संकल्प लेने पड़ेंगे, कृतिवासेश्वर के लिए, लाट भैरव के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, भोजशाला के लिए, बिंदु माधव के लिए, इन सारी जगहों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए हम लोगों को संकल्प लेने पड़ेंगे। क्योंकि आज कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है, उसके अंदर एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और वहां पे स्पष्ट रूप से दर्ज है, और वो एएसआई का ट्रांसलेशन नहीं है, एनग्रेव्ड है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। हाँ। कटी कटी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये क्या हम लोगों का अपमान नहीं है? बहुसंख्यक समाज का अपमान नहीं है? और अगर आज हम अपने देवी देवताओं का सम्मान वापस मांग रहे हैं तो बोला जाता है कि आप कम्युनल हैं। इतनी लंबी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, लोग हमसे पूछते हैं कि न्यायालय में कितना समय लगेगा, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब सवाल यह है सुरेश जी, अगर आज से शुरू नहीं करेंगे तो सवाल टाइम लगता ही रहेगा। फिर तो ये तो हम लोगों ने एक कोशिश की है कि भगत सिंह के माध्यम से, जैसे उन्होंने क्रांति की थी, कोर्ट के माध्यम से आप सब लोगों को जगाएं कि हम सारे लोग अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो आस्था है, उनके केंद्रों को मुक्त करा पाए। और अगर नहीं मुक्त करा पाए तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किस तरह की आजादी मिली? फिर ये किस तरह की आजादी हुई? पार्टीशन में आप हमसे हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूभाग था वो तो आप ले गए, और उसके बाद यहां पर रह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लिया है, वफ एक्ट भी लिया है, और हमसे कह रहे हैं कि इसका अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप कम्युनल हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। कुछ प्रश्न लेते हैं, कुछ लोगों को प्रश्न पूछने का माइक देते हैं। माइक दीजिए। विष्णु जी, मैं थोड़ा डिटेल में बोलूंगा। आपका आक्रोश मैंने किताब के स्वरूप में लिखा है। आपने जो आक्रोश लिखा, मेरे आंखों में आंसू आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 3 महीने में राज्यपाल और राष्ट्रपति अपना काम कंप्लीट करे, वो सुप्रीम कोर्ट 30 वर्षों तक अगर न्याय नहीं देता है, निर्णय नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा राजा हुआ? तो चुनी हुई सरकार की नहीं मानता, कोलिजन सिस्टम में वही रखता है, ना हमारा साथ बोलता, हर स्टे लाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदर हम क्यों करें? पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट अगर ना आपकी सुनता है, ना तुषार मेहता की सुनता है, ना किसी की सुनता है, तो सुप्रीम कोर्ट को रोकने वाला कौन है? ये दूसरी बात। इसके लिए मैंने किताब में सोल्यूशन भी दिया था। वो जहाल है, मुझे पता है कि हम लोकमान्य तिलक के वंशज है, पुणे से आते हैं, हम जहाल है आपके जैसे। लेकिन आपका आक्रोश मुझे मन में इसलिए भी बढ़ा कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर वर्मा जी के पास 13 करोड़ मिलने के बाद भी केस भी दाखिल नहीं करा के लेता है, तो आपको लगता नहीं? मैं बोलने जा रहा हूं, माफी चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का सो कॉल्ड अनादर होगा, आपको लगता है? तो मैं बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ये डरता है या फिर पैसा खाता है? क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूं, ये मेरा वैयक्तिक मत है, सुप्रीम कोर्ट को पता है अगर हिंदू के विपक्ष में हमने न्याय दिया तो हम मारे जाएंगे, और हिंदू के विपक्ष में न्याय दिया तो ना हिंदू मारेगा ना पैसा देगा। ये असली कारण है। आप मानो या ना मानो, इसके लिए सॉल्यूशन आप नहीं निकालोगे, तुषार मेहता नहीं निकालेंगे, मोदी जी नहीं निकालेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ऐसे ही मरेंगे। और मैंने तो
प्रण किया है, मैंने फैक्ट्री बेची है, मेरे आंखों में आंसू है कि अभी मैं जिंदा रहूंगा और सुप्रीम कोर्ट को सीधा करके ही मरूंगा। आप मेरे साथ रहो, मैं पूरा यहां रह के 24 मैं आवेश में नहीं बोल रहा हूं। आई एम टेक्निकल मैन, आई एम मैकेनिकल एंड सिविल मैन, आई एम कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब मैंने किताब लिखी है तो मैंने भगवान को वचन दिया है कि मैं मरे तक, अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था सीधी नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं हाउ कैन आई डू, अदरवाइज आई कांट डू, बिकॉज आप जैसे लोग हैं, मोदी जी है, तो एक कॉमन मैन मुझे करके इस्तेमाल करिए और मुझे इस्तेमाल करके सब मुकदमे लगाइए, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि न्याय व्यवस्था में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन। वहां पे सरकार ने, अगर आप सब लोग उसका अध्ययन करेंगे, वो जजमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। वहां पे सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो मंदिरों की दुकानें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों के पास जाएंगी, कोई जो नॉन बिलीवर है वो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और उसका कारण यह था कि प्रसाद में अलग अलग तरह की, जो मैं उसका यहां मंच पे नाम नहीं लेना चाहता हूं, अलग अलग तरह से प्रसाद को दूषित करा जा रहा था, चाहे वो बीफ लगा के हो, अलग अलग तरीका से हो। मैंने उसमें शो किया है, आपने शो किया है, और उस पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया कि ये ऑर्डर सही है गवर्नमेंट का, और यहां पे दुकानें सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को मिलेंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने उसको स्टे कर दिया और उसमें फिर अलग से फिर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सवाल ये, मुद्दा ये है कि आज ये कौन सी मानसिकता घर कर गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी एक जज हमारे रिटायर हुए, वो पुणे के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने कहा कि यहां पे दिया नहीं जलना चाहिए, तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। तो अगर ये गलत है, हाँ। तो न्यायमूर्ति कहना भी गलत है। हाँ। क्योंकि अगर आप न्यायमूर्ति कह रहे हैं और आप अगर मूर्ति, आप उनको मूर्ति मान रहे हैं, तो वो भी गलत है। गलत है। जो हमारे वहां पे वैसे भी ये न्यायमूर्ति नहीं, न्याय मौलाना है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का लोगो है वो भी गलत है। हाँ। जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की, अलग अलग हमारे जो अस्मिता के केंद्र हैं उनके जो चित्र बने हुए हैं, वो सब गलत है। तो आप इस देश की आधारशिला सेकुलरिज्म के नाम पे चाहते हैं। सेकुलरिज्म की क्या व्याख्या है किसी को पता नहीं। आप ये देखिए कि अभी वक्फ एक्ट आया, जेपीसी, और ऐसा कोई सेकुलरिज्म दुनिया में कहीं अस्तित्व कहीं में नहीं नहीं है। है। तो कौन से सपने में जी रहे हैं और कौन से सपने में हमको मरने के लिए छोड़ रहे हैं? इमरजेंसी के समय हाँ। जब पूरा देश जेल में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया। कोई जेपीसी नहीं बैठी, कुछ नहीं हम बैठी। लोगों से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जा रही है कि सेकुलर वर्ड की कम से कम व्याख्या तो करिए, उस पर व्याख्या भी नहीं की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक नैरेटिव है जिसके ढंग से एकदम सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है, और जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। मेरे शो पर विष्णु जी वकील है, हमारा यूपीएससी जिहाद, उस शो पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार के बैठा हुआ है, ना उस विषय में कोई डिसीजन दे रहा है। गलत है तो बोलो, सुरेश चौहान के गलत है, हम फाइट करेंगे। नहीं, आपके साथ तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, दो चीजें हुई। ऐसा एकमात्र ऐसा शो है देश का, यूपीएससी जिहाद, जो हम सारे लोग एक सबसे मूलभूत सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्री पब्लिकेशन बैन नहीं होना चाहिए। ये सेटल्ड जुडिशियल नॉर्म है, प्री पब्लिकेशन बैन नहीं होना चाहिए। आपके केस में बड़ी स्पेशल घटना हुई, शायद उस कश्मकश में आपको याद है, पर मैं आपको दोबारा आपके मस्तिष्क को झंझोड़ता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, सेम डे सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हाँ। तब यह सवाल नहीं पूछा गया कि हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है, हाईकोर्ट देखेगा, प्रक्रिया। सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए, और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को एंटरटेन किया। शो के हर एक पहलू को आपने उसको देखा और कहा कि आप, और मैं आपकी बहुत बड़ी तारीफ करना चाहता हूं। ये शायद किसी जर्नलिस्ट, बहुत ही बिरले ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि मैंने जो शो चलाया सही चलाया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और इसी टोन और टेनर में हमारा शो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 एपिसोड के बाद 10 एपिसोड का हमारा शो था, 6 एपिसोड पे आज भी बैन लगा हुआ है। लीगल रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूं, कोई भाषण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है। हाँ, जिनके पास माइक है सर। हाँ। जय हिंद, मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है, मैं सुदर्शन न्यूज में ही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जैसे कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, तो उसके बाद वो अभी भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं, तो जो उनके वहां पे घर थे, उनको जो दूसरी कम्युनिटी थी, उन्होंने, स्पेशली मुसलमान, उन्होंने कब्जा लिया था।
तो सरकार ने जो अभी कब्जाए हुए हिंदू पंडितों के जो घर हैं वो उनको वापस कब दिलवाएगी, और क्या उसमें क्या कोई प्रोविजन है कि एज एन एडवोकेट यू कैन हेल्प इन दैट? थैंक यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए जो सुशील पंडित साहब हैं और जो पूरी पनून कश्मीर की टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और ये कहा था कि जो 1989 से वहां पे विस्थापन हुआ, जिस तरह से वहां पे कश्मीरी पंडितों का भीषण नरसंहार किया गया, कश्मीरी हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया गया, इसकी एक जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। पर उसकी जांच और इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है, जहां से आपका जो सवाल है, उस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जांच और प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए, तभी तो सेटल होगा कि कितने घर से विस्थापित हुए हैं। पर उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मना कर दिया और उस पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि सवाल यह है, कितनी बड़ी विडंबना है कि जब सिख राइट्स हुए थे, जो कि उसके पहले हुए, जो उससे भी पहले हुए थे, उसकी जांच चल रही है। पर जो कश्मीरी हिंदू मारे गए, जिनका विस्थापन हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई। भारी मात्रा में किस तरह का नरसंहार हुआ है, किस तरह से जांघों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है, किस तरह से हमारी माताओं बहनों का रेप किया गया है, किस तरह से भीषण कत्लेआम किया गया, हम सारे लोगों ने देखा। कश्मीर फाइल ने तो उसका काफी एक कम अंश दिखाया, बहुत भयंकर वहां पे भीषण काम किया गया है। पर आज भी वो लोग विस्थापित है, उसका न्याय मांग रहे हैं। पनून कश्मीर के माध्यम से आंदोलन चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है, सारे समाज का दर्द है। और मैं ऐसा बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हालात चल रहे हैं, भाई साहब तो हमेशा अपने जगह पे कहते हैं कि अगर इस समय सही समय है कि हम लोग अलर्ट होके इस चीजों को आगे उठा के बोले, नहीं तो यहां पे ऐसे ऐसे भी तत्व हैं बुद्धिजीवी जो बोलते हैं कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को, देश के बहुत से हिस्से में बांग्लादेश देश जैसे हालात हैं, हो चुके हैं। हाँ। हो चुके हैं। अभी मुर्शिदाबाद में हमारे साथ वायलेंस किया गया, कोई न्याय नहीं मिला। अभी वहां पर जरा सा, अभी आपने संभल में देखा, संभल में तो वो पूरा हमारा हत्याकांड करने, हमें मारने के लिए आए थे और नैरेटिव ये गढ़ा गया कि विष्णु शंकर जैन सर्वे करने गए जिसकी वजह से 5 लोगों की हत्या हो गई। हाँ। ये सवाल नहीं पूछा गया कि कोर्ट के ऑर्डर के दौरान जब सर्वे चल रहा था, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो घुसे कैसे? हमें दोषी बना दिया गया। हम पीड़ित थे, हमें मारना जा रहे, हमें हमारा मर्डर होने जा रहा था और बना दिया गया हमें दोषी, और जो लोग वहां पे हमारा मर्डर करने आए थे वो पीड़ित हो गए। तो ये पूरे इस देश में नैरेटिव चला है। इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सारे लोग संगठित होके एक पूरा डिमांड बनाएं कि हमारी सरकार से डिमांड क्या है, और मैं उसका कुछ प्रारूप रखना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मंत्रालय बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। समय का अभाव है, नहीं इसके लिए मेरे पास पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म होना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 में बहुत आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है, अभी भी उसमें कमियां हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल या अलग अलग चीजें अभी भी उसमें मौजूद हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। एनआरसी पूरे देश में लागू करने की, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जो हमारी आईपीसी है उसमें जो बाइगमी का कानून है उसको खत्म करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी हमारी, इसलिए हम कह रहे कि पूरा सिस्टम ही बदलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, आगे पूछिए जिसके पास माइक है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ विष्णु शंकर जी से कि जितने भी ये अभी आपने केस किए हुए हैं, जो भी है, जहां भी है, और उसका जो है निस्तारण अभी नहीं कर पा रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट हो या जो हाई कोर्ट है, जो भी है, सारे कुछ नहीं कर पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है लगाम मतलब जो कि ये कहना चाहिए वो है या नहीं है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है? एक छोटे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कहता है हाँ, कि 3 महीने के अंदर आदेश दे दो। हाँ, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर हो गया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या जो भी है, हम बाकी सब जो जनता है, वो कहीं किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, कोई वजूद ही नहीं है हमारा। ठीक है, देखिए मैं आपको रिसेंट में थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं और आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस देश के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है जनता, सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है आप लोग। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है, आप लोगों को याद होगा कोविड के दौरान जो जगन्नाथ यात्रा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और हम सारे लोग संगठित हुए और वो निर्णय पलटना पड़ा और कहा कि नहीं, जगन्नाथ यात्रा होगी। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ तो जो बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में वो सब आप लोग जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटा और उनके सारे केसेस को ट्रांसफर किया।
तो हमारा आपका जो मस्तिष्क है, हमारा आपका जो दिमाग है, हमारी आपकी जो मांगे हैं, अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना निर्णय पलटना पड़ सकता है। ऐसे हमने उदाहरण दिए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। 2018-19 में जब राम मंदिर की हियरिंग चल रही थी, तो आप अगर इसको गूगल करके देख लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट मैटर फॉर अस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं, हम नहीं सुनेंगे इसे। सारा देश यूनाइट हो गया और सबने एकजुट होकर मांग की कि नहीं साहब, बहुत डिले हो गया, आप इस केस की सुनवाई करिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 42 डेज तक केशव नंदा भारती के बाद लगातार सेकंड लॉन्गेस्ट हियरिंग की। कोई भी बात जो बोल रहा हूं गलत, अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं है। तो वो हुआ। इसीलिए आपके सवाल का जवाब यह है कि हम सारे लोगों को, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो हमारे आपके खिलाफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है, हम लोग उसको पढ़ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बहुत गलत निर्णय दिया है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो आपका टीएमए पाई फाउंडेशन का केस है, उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। माइनॉरिटी का क्या मापदंड हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी राज्य वाइज होनी चाहिए, नेशन वाइज नहीं होनी चाहिए। और जो भी आदमी 50% से कम है वो माइनॉरिटी माना जाएगा। माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक भी होगी, रिलीजियस भी होगी। ये एकदम गलत और फॉल्टी निर्णय है, इस पे आज तक हमने कोई चर्चा नहीं की। और ये 11 जजेस बेंच का जजमेंट है। ऐसे कितने जजमेंट हैं जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, बहुत सारी चीजों में खिलाफ है, पर आज तक हमें पता ही नहीं है, हम चर्चा ही नहीं कर रहे उसके बारे में। बिल्कुल। आगे किसके पास माइक है? जिसको पूछना है माइक उन तक पहले पहुंचाते जाइए। हाँ हाँ, इधर दीजिए। ये महाराज जी पूछना चाहते हैं, हाँ पूछिए। हम सब लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट के विरोध में क्या कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम अनशन करेंगे तो भी हमें इजाजत नहीं दी जाएगी। नहीं, और अनशन बिंशन हमारा रास्ता नहीं है। नहीं है क्या? हाँ सर देखिए, हमारी काफी पॉइंटेड मांग होनी चाहिए और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत देशव्यापी इसमें चर्चा होने की जरूरत है और हम लोग को फिगर आउट करना चाहिए कि हमारी मांगे क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जजमेंट दिया उसको रिव्यू करने की जरूरत है। इतनी भयानक स्थिति है कि लोगों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ रहा है। हाँ, अपना धर्म बदलना पड़ रहा है। मेरे पास इसके कई उदाहरण है, डेटा है। हाँ, हाँ। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ व्यवस्था, क्योंकि हम लोग हमेशा सरकार की तरफ सोचते हैं। पर मैंने जैसे कि आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि एक पैरेलल पावर चल रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें जो जजमेंट्स हमारे आपके खिलाफ हुए हैं उनको रिव्यू करने की हमारी मांग होनी चाहिए। वो मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। केशव नंदा भारती केस, जिसको सारे इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उसको रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुप्रीम होती पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के 20 राज्यों ने और पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी ने एनजेएसी लाया। उस एनजेएसी को आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा जज ही जज को नियुक्त करेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन चल रहा है जो हम और आप सामान्य जो मानवीय है वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो इसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। और एक बात और बोलना चाहता हूं, खुल के बोलना चाहता हूं, बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे चैनल है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2 ऐसे चैनल है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एकदम बायस्ड, एकदम एक तरफा। और जो हम लोग बातें कोर्ट में बोलते हैं उसको दबा दिया जाता है, जो वो लोग बातें कोर्ट में बोलते हैं उसको उठा दिया जाता है और उसको माना जाता है कि वही सही रिपोर्टिंग है। इनफैक्ट यहां की मेन स्ट्रीम मीडिया जो कोर्ट में हुआ है उसके लिए इन दोनों ही जो वेब जैसे कह सकते हैं वह पोर्टल इन्हीं पर रिलाई करती है और हम लोगों का कोई पोर्टल ही नहीं है। मतलब अगर आज सुदर्शन की कोई बात कोर्ट में हुई तो जो सुरेश जी कह रहे हैं उसको आपने चलाया ही नहीं और जो बाकी लोगों ने बोला उसको चला दिया लाइव रिपोर्टिंग में भी डायरेक्ट। मैंने तो अभी ट्वीट भी किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद की जो मेरी मेंशनिंग थी उसको अलाउ किया और कहा अगले दिन सुनेंगे, और जो वेब पोर्टल है उसने छापा, उसने लिखा कि इनकी मांग खारिज हो गई। बिल्कुल। मैं तो भारत के वकीलों को और खास करके सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले लोगों को कहता हूं कि सुदर्शन ये इनिशिएटिव लेने के तैयार है, आप लोग साथ आइए, हम इसमें करते हैं। बिल्कुल, हर कोर्ट में हमारे रिपोर्टर होने चाहिए। हाँ। और उसको सुने
कि बिल्कुल। कोर्ट में क्या बहस हुई है, बिल्कुल, जो जो क्यों बोला नहीं गया होनी है, चाहिए, बिल्कुल। पर वो एक मानसिकता, एक विचारधारा के लोगों ने उसमें कब्जा कर रखा है और वही तय करते हैं क्या न्यूज चलानी, क्या न्यूज नहीं चलानी है, और लोगों का जो ब्रेन वॉशिंग हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भारत निर्माण कॉन्क्लेव और स्पेशली विष्णु शंकर जैन जी के लिए, कि इनके लिए मेरा एक शेर है कि ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए, खुलकर महकना चाहिए। ये मेरा शेर है खुद का। तो बहुत अच्छा लगा जिस ईमानदारी से आप लगे हो विष्णु जी, और हर आदमी अगर आप जैसा, मोदी जैसा हो जाए और एक हो जाए तो कोई ताकत नहीं हमें रोक सकती, हर काम हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए। बिल्कुल हो सकता है, अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो क्यों नहीं हो सकता। हो सब कुछ हो सकता है और होगा, और ये विश्वास होगा। रखिए। हाँ बिल्कुल, हाँ पीछे। अब ये इस गति से अगर चलेंगे फिर तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चेंज आएगा और मैं बहुत होपफुल हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 12 दिसंबर को स्टे दिया गया है उसको रिवोक करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, आगे बढ़ा हुआ हूं। ऐसी बात नहीं है, इसी न्याय व्यवस्था में हमें न्याय मिला भी है। अभी जैसे ओटीटी के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही थी, हम लोगों ने संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की और कहा कि साहब ये बहुत गलत है, हमारी पूरी फ्यूचर जनरेशन इससे तबाह हो रही है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो जो इंपॉर्टेंट विषय है, केवल नोटिस जारी किया ना, नोटिस जारी किया है, मतलब और जिसपे बिना सुने आदेश हो सकता है। तो प्रक्रिया अगर वहां सुदर्शन होता तो स्टे लगा देते, नहीं, और अब- ओटीटी पे चालू है, बस सुनवाई कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ये बात सही है, सुदर्शन अगर हो तो सारे काम ही हमारे हो जाए हर जगह पे। पर अभी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में रह के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सारे लोगों में आक्रोश है कि लोग भले ही 400 सीट अगर मोदी को दे दें और पुनः सत्ता में बिठाए, फिर भी वो जो निर्णय करेंगे उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाना है तो फिर सरकार बनाने का मतलब ही क्या है। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूं कि अभी वफ की हियरिंग में ऐसा ही हुआ। वफ जो है पार्लियामेंट ने पास किया, और जो सेटल्ड जुडिशियल नॉर्म है, मैं बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं, उसको कोई भी आदमी चेक कर सकता है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून को आप असंवैधानिक घोषित कर सकते हो पर उस पर स्टे नहीं लगा सकते हो। ये एकदम सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल है। और जो बात मैंने कही, के वेणुगोपाल साहब ने भी जब अटॉर्नी जनरल थे, महाराष्ट्र आरक्षण में यही बात कही थी और फार्म लॉज में भी यही बात कही थी, पर उस पर स्टे लगाया गया। एक नई जुडिशियल प्रैक्टिस डेवलप की गई और उस माध्यम से वफ के काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसकी स्टे वेकेशन की मांग केंद्र सरकार ने कर रखी है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एनजेएसी जो आप बात कर रहे हैं, एनजेएसी 20 राज्यों ने रेटिफाई किया, 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ, पर उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर एक ऐसी टसल आती है तो मेरा यह सुझाव है कि उस केस पे हम लोगों को कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे वो रेफरेंडम हो, चाहे सारे लोगों का एक ओपिनियन लिया जाए कि अगर पार्लियामेंट ये कह रही है विल ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, और अगर विल ऑफ द पीपल ये कह रही है कि ये कानून बनेगा, और अगर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से आप उसको असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं, तो उसको भी रिवर्ट करने की, उसको भी सेट असाइड करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक काम बहुत बखूबी से किया है। ये हमारी आपकी कमी है। मैं आपको उदाहरण दूं, वक्फ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था 1979 में और 2010 में, उस समय कानून ये था कि वक्फ का सेक्शन 4, 5 और 6 का सर्वे में अगर कोई नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी चली जाती है तो वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा, उसको कोर्ट जाने की, उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। 2013 में बहुत ही शालीनता से, बहुत ही चालाकी से सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग कहते हैं शाह बानो के जजमेंट को पलटा गया। अरे नहीं भाई, शाह बानो के जजमेंट को सिर्फ नहीं पलटा, हजारों ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो पलट दिए गए। और उसका एक उदाहरण है 2013 में आपने सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सेक्शन 6 है, 6 और 7 में अमेंडमेंट कर दिया। कोई भी आदमी चेक कर ले, पर्सन एग्रीव्ड, पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया 2022 में राशिद वली बेग का, जिसमें कहा कि अगर वक्फ के सर्वे में कोई नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी चली जाती है तो उसको भी उसको कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ेगा। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी उस पर कोई चेंज नहीं लाया गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग वो लोग तो जब पावर में होते हैं तो कोर्ट का निर्णय होता है उसको भी पलट देते हैं, बिल्कुल। पर हम लोग नहीं पलट पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये हमारी भी कमी है, ये मानना पड़ेगा और ये अप्रोच को हमको चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर किसी का प्रश्न है तो हाँ। विष्णु शंकर जी प्रणाम, नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि ज्ञानव्यापी और मथुरा पे
क्या इसी तरह से हमें इंतजार करना पड़ेगा जैसे राम मंदिर के लिए करना पड़ा था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर उसको छोटे में शॉर्ट में बताऊं तो ज्ञान व्यापी के केस में ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, अलग अलग सीपीसी की धाराओं से बाधित नहीं है। ये हम जजमेंट लाए 2 कोर्ट से बहुत ही 3 साल तक दौड़ के मेहनत करके ये जजमेंट लाए। ज्ञान व्यापी के केस में अगर बात करें तो एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, 90 दिन तक एएसआई का सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, और सर्वे से सिद्ध हो गया है कि वो कोई मस्जिद नहीं है, वहां पे हमारे हिंदू मंदिर के सारे चिन्ह हैं। ये एएसआई ने राम मंदिर से भी अच्छी रिपोर्ट ज्ञान व्यापी के केस में दी है। ये हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ओरिजिनल ट्रायल के लिए ट्रांसफर हो गए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट कर रही है। 7/11 की जो अग्नि परीक्षा है वो हम पार कर चुके हैं। एडवोकेट कमीशन के सर्वे का आदेश हो गया, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी है। भोजशाला के केस में 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ, जिससे साबित हो रहा है कि भोजशाला जो है वो कोई मस्जिद परिसर नहीं है, हिंदू मंदिर का मां वाग देवी का, मां सरस्वती का स्थान है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इन 3 सालों की मेहनत में हमने काफी कुछ अचीव किया है। कुछ एक विघ्न आया है और मुझे लगता है कि हम सारे लोग संगठित होकर स्टे वेकेशन एप्लीकेशन देंगे और वो विघ्न हटेगा और हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं वो जल्द से जल्द मुक्त होंगे। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, आप सारे लोग भी प्रयासरत हुई। चलिए, तो विष्णु जी सुदर्शन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यहाँ होटल के समय की भी सीमा है, नहीं तो बातचीत तो और समस्या भी बहुत लंबी है। आपने समय निकाला और बड़े जिसके लिए आप जाने जाते हैं उस स्वर में अपनी बात को रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ